क्लास 11th चैप्टर 7 फिजिक्स सिस्टम्स ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। पार्टिकल किसे कहेंगे? पार्टिकल, इसमें सिस्टम ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल्स का सिस्टम है, तो पार्टिकल को डिफाइन करेंगे। सबसे पहले तो हम पार्टिकल होगा क्या? एक पार्टिकल वो होगा जिसका जो मास है वो तो फाइनाइट होगा, फाइनाइट यानी कुछ ना कुछ मास होगा, लेकिन जो साइज है एंड इंटरनल स्ट्रक्चर, साइज एंड इंटरनल स्ट्रक्चर, ये जो दोनों चीजें हैं इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे। साइज और इंटरनल स्ट्रक्चर को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, इनको स्टडी नहीं करेंगे, हम उसके मास को लेकर स्टडी करेंगे, तो उसे हम पार्टिकल कहेंगे। सिस्टम, सिस्टम किसे कहेंगे? बहुत सारे पार्टिकल्स के कलेक्शन को, कलेक्शन ऑफ very large number of particles, collection of very large number of particle which mutually, जो क्या करेंगे, एक दूसरे पे म्यूचुअली इंटरेक्ट विद वन अनदर, इंटरेक्ट विद वन अनदर, जो एक दूसरे पे कुछ ना कुछ अट्रैक्शन वगैरह, रिपल्शन, कुछ ना कुछ फोर्स लगाएंगे, एक दूसरे को इंटरेक्ट करेंगे। जैसे एक परिवार में फैमिली के मेंबर रहते हैं, ठीक है, तो लार्ज कलेक्शन ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल विच म्यूचुअली इंटरेक्ट विद वन अनदर आर कॉल्ड सिस्टम। अब क्या क्या चीजें जो इन पे इफेक्ट डालेंगी? एक है इंटरनल फोर्सेस। इंटरनल फोर्सेस, इंटरनल फोर्सेस क्या है? म्यूचुअल फोर्सेस एक्सर्टेड बाय द पार्टिकल। पार्टिकल आपस में एक दूसरे पे जो फोर्स लगाएंगे, शॉर्ट में लिख लेते हैं, म्यूचुअल फोर्सेस एक्सर्टेड बाय द पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम ऑन वन अनदर, तो उन्हें म्यूचुअल फोर्सेस कहेंगे। इंटरनल फोर्सेस। सेकंड है आपका एक्सटर्नल फोर्सेस। इंटरनल इनसाइड द सिस्टम, सिस्टम के अंदर ही, तो सिस्टम के अंदर कौन है? सिस्टम के अंदर पार्टिकल है, तो जो पार्टिकल फोर्स लगाएंगे, पार्टिकल एक्सर्टेड बाय द पार्टिकल, पार्टिकल जो फोर्स लगाएंगे वो इंटरनल फोर्सेस है। पार्टिकल आपस में एक दूसरे पे अंदर ही जो फोर्स लगा रहे हैं। एक्सटर्नल जो बाहर से लगेगी, द आउटसाइड फोर्स, द आउटसाइड फोर्स exerted on the system is called external forces। अब जो हमारा मेन टॉपिक जिसे हम पढ़ेंगे, जिसे अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था, वो है सेंटर ऑफ मास। तो सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। इट इज that single point which moves in the same way, it is that single point which moves in the same way in which a single particle having the total mass of the system
having the total mass of the system and acted upon by the same external forces. इसका मीनिंग समझना बेटा, मान लो कोई सिस्टम है इतना बड़ा, इस पे आप कोई फोर्स लगाते F और उससे ये मूव करता, सपोज ये फोर्स लगाने से 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव करता, तो इस पूरे सिस्टम का जितना टोटल मास है, हम मान ले कि वो इस पॉइंट में आ गया, इस पॉइंट में सारा मास, अगर मास आपका मान लो 10 kg है तो समझ लो इस पॉइंट का मास 10 kg है, और इस पे भी यही फोर्स लगे, सेम जो ऊपर फोर्स लगाइए, मान लो कि 5 न्यूटन लगे तो 5 न्यूटन ही फोर्स इस पे लगे, इसलिए लिख रखा है सेम एक्सटर्नल फोर्स लगे, और उसके बाद ये पॉइंट भी बिल्कुल उसी सेम डायरेक्शन में और सेम स्पीड 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ही जाए, तो हम क्या कहेंगे, इसे सेंटर ऑफ मास मानेंगे। मैंने बताया कि हम उसके साइज को नहीं स्टडी करेंगे, तो साइज को, ऑब्जेक्ट की साइज को स्टडी ना करके हम उसका एक सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट कर लेंगे। देखो हमने ऊपर पढ़ा था सिस्टम कलेक्शन ऑफ वेरी लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल विच म्यूचुअली इंटरेक्ट वन अनदर। इसमें जो पार्टिकल है वो मास फाइनाइट है, पर साइज और इंटरनल स्ट्रक्चर को हम नेग्लेक्ट कर देंगे, तो पूरे सिस्टम को हम क्या करेंगे, पूरे सिस्टम को एक पॉइंट की तरह स्टडी करेंगे, और वो पॉइंट उसी की तरह बिहेव करे, उसी की तरह से वो मूव करे, सेम वे, मूव्स इन द सेम वे, जैसे कि पूरा सिस्टम कर रहा है, तो उसे हम सेंटर ऑफ मास कहते हैं, सेम फोर्स लगाने पे। तो क्लियर है, सेंटर ऑफ मास, ये पॉइंट इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास है। अब इस चीज को एक एग्जाम्पल से समझ के देखना बेटा, मान लो ये पेन है, ये फिर देखो इसका सेंटर ऑफ मास अगर यहां है, जहां भी मैं उसी डायरेक्शन में फोर्स लगाऊंगा तो जैसे पेन जाएगा वैसे ही सेंटर ऑफ मास जाएगा, जैसे कि ये देखो। लेकिन सेंटर ऑफ मास यहां है और मैं डायरेक्शन फोर्स की चेंज कर दूं तो ऑब्जेक्ट अलग तरह से मूव करेगी, सेंटर ऑफ मास अलग तरह से मूव करेगा। आप अपनी बुक में देख लो, आप बुक रखोगे तो बुक के सेंटर ऑफ मास की डायरेक्शन में आप फोर्स लगाओगे तो पूरी बुक एक साथ लीनियर मोशन शो करेगी, लेकिन अगर आप सेंटर ऑफ मास की डायरेक्शन चेंज करके फोर्स लगाओगे तो क्या करेगी, रोटेशनल मोशन शो करेगी। तो ये क्या है, सेंटर ऑफ मास उसी तरह से काम करना चाहिए जैसे पूरी ऑब्जेक्ट काम करती है। सेंटर ऑफ मास ऑफ ए 2 पार्टिकल सिस्टम, ये आपकी एक्स एक्सिस होगी, ये आपकी वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है। एक पार्टिकल आपका यहां है P1 मान लो, एक पार्टिकल यहां आपका P2 मान लो। P1 का पार्टिकल का मास M1 है, P2 पार्टिकल का मास क्या हो गया, M2। तो इन दोनों को जो ज्वाइन करेंगे, ये लाइन होगी, लाइन ऑफ एक्शन, ये ज्वाइन कर दिया। अच्छा, फर्स्ट पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर, आपने जब वेक्टर पढ़ा था तो पोजीशन वेक्टर के बारे में पढ़ा था। फर्स्ट पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर आपका मान लो वेक्टर R1 है, और सेकंड पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर आपका वेक्टर हो गया R2, और यहां कहीं हो गया सेंटर ऑफ मास C, और सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन वेक्टर है वो अब आपके पास हो गया RCM, सेंटर ऑफ मास। दो पार्टिकल आपके P1 और P2, मास M1 और M2, पोजीशन वेक्टर R1 और R2, तो ये C हो गया। तो C जो सेंटर ऑफ मास होगा उस पे कोई X की वैल्यू भी होगी, उस पे कोई Y की वैल्यू भी होगी। सबसे पहले तो R कैसे आएगा, R का फॉर्मूला लिख लो, RCM पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल टू, आपने सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा होगा, सेक्शन फॉर्मूला
10th में, बस उसी सेक्शन फॉर्मूले जैसा सा मिलता जुलता बिल्कुल। M1R1 प्लस M2R2 अपॉन M1 प्लस में M2। तो ये तो पोजीशन वेक्टर है। फिर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेंटर ऑफ मास में x की वैल्यू, उसके लिए आप सपोज करो कि ये P पॉइंट पे x1 और y1 पॉइंट है और P2 पे आपके पास x2 और y2 पॉइंट है। तो अब x की वैल्यू, x किसकी, सेंटर ऑफ मास की वैल्यू, तो ये हो जाएगा M1 x1 प्लस में M2 x2 अपॉन M1 प्लस M2। और इसी तरह से y की वैल्यू, सेंटर ऑफ मास जो पॉइंट है उस पर y की वैल्यू क्या रहेगी, M1 y1 प्लस में M2 y2 अपॉन M1 प्लस M2। आपको दो पॉइंट दिए, दोनों पॉइंट x और y की वैल्यू दे रखी है, पोजीशन वेक्टर की वैल्यू ना भी दे रखी हो तो भी आप निकाल सकते हो। फिर आप सेंटर ऑफ मास कोई पॉइंट है उसका पोजीशन वेक्टर आपसे पूछा, उस पे x और y की वैल्यू पूछी, तो आपके पास ये जो फॉर्मूले हैं तीनों, ये पॉइंट के लिए ये दोनों और ऊपर वाला सेंटर पोजीशन वेक्टर के लिए, ये फॉर्मूले इस पे लगेंगे। ठीक है, सेंटर ऑफ मास ऑफ ए टू पार्टिकल सिस्टम फ्रॉम ए बी इनिशियो। डेराइव करना है, डेरिवेशन, यही फॉर्मूले जो अभी हमने एक्सप्रेस किए। यहां पे एक बार हम दोबारा डायग्राम बना लेंगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, बार बार बनाओ प्रैक्टिस हो जाए। P1 P2 R1 मास इसका M1, इसका पोजीशन वेक्टर R2 और मास इसका M2। ये तो ये आपका सेंटर ऑफ मास। दोनों जो पार्टिकल है बेटा, एक ये पार्टिकल और एक ये, हमने बात की थी जब ये किसी सिस्टम में होते हैं तो एक दूसरे पे फोर्सेस लगाएंगे, अट्रैक्टिव रिपल्सिव जो भी फोर्स है, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे। तो इसकी वजह से ये जो पार्टिकल है ये फोर्स लगाएगा इस पे, ये F(1)2 और ये उसको रिपेल करेगा F(2)1 सेकंड फर्स्ट पे, प्लस इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रही है, हम उसे स्टडी कर लेते हैं। F1 पार्टिकल पे कोई एक्सटर्नल लगती है तो उसको स्टडी करेंगे, और सेकंड पार्टिकल पे कोई एक्सटर्नल फोर्स है तो F2 एक्सटर्नल उसको। तो ये हमारे डायग्राम में हमने सारी चीजें मेंशन कर ली है। तो दो पार्टिकल हमारे पास P1 और P2, उनके मास क्या है M1 और M2, और R1 और R2 उनके किसी भी इंस्टेंट पे क्या है, पोजीशन वेक्टर है। ओरिजिन हमारा O हो गया, और एट एनी टाइम t, इंस्टेंट t, तो टाइम को स्टडी कर लेंगे t लेके। वेलोसिटी वेक्टर क्या हो जाएगा बेटा, तूने पढ़ा v1 फर्स्ट पार्टिकल की dr1 अपॉन में dt, चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये ध्यान रखना। वेलोसिटी चेंज इन पोजीशन, डी मतलब चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो टाइम में चेंज, डी मतलब चेंज, ध्यान रखना। इसी तरह से इसकी एक्सेलरेशन फर्स्ट में, एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, वेलोसिटी की जगह ये वैल्यू रख दो, तो ये हो जाएगा d²r1, डबल डेरिवेटिव मैंने पहले पढ़ा है वो अपॉन dt²। फर्स्ट डेरिवेटिव वेलोसिटी को पहली बार डेराइव करोगे तो एक्सेलरेशन आएगा,
और डिस्प्लेसमेंट को एक बार डेराइव करोगे तो वेलोसिटी, और फिर डेराइव करोगे डबल डेरिवेशन पे एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी की वैल्यू यहां रखने से इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं डी स्क्वायर r1 अपॉन डी टी स्क्वायर, यानी डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इसको बोलते क्या है, इसको बोलते हैं डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये किसकी डेफिनेशन है, ये एक्सेलरेशन की डेफिनेशन है, एक्सेलरेशन। तो ये हम पहले के चैप्टर्स में कर चुके हैं सारा। ऐसे ही V2 पार्टिकल का ले लेते हैं। V2 में डी R2 अपॉन डी टी और A2 डी V2 अपॉन डी टी, यानी डी स्क्वायर R2 अपॉन डी टी स्क्वायर। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन होगी। टोटल फोर्स मान F1 जो फर्स्ट पार्टिकल लग रही है, F1 क्या है, F1 को ले लो टोटल फोर्स, टोटल फोर्स ऑन पार्टिकल P1। P1 को देखो फिगर में, ये P1 है, इस पे दो फोर्स लग रही हैं। कौन कौन सी, एक तो ये 1 2 जो 1 पे लगा रहा है, फोर्स ड्यू टू 2 ऑन 1, 2 1 को इधर खींच रहा है, तो और एक F एक्सटर्नल। तो इसमें ये दोनों फोर्स है, तो P पे टोटल फोर्स का सम क्या हो जाएगा, F1 हो जाएगा आपके पास F ऑफ 1 2 प्लस में F1 एक्सटर्नल। ये इसी तरह से F2 दूसरे वाले पे टोटल फोर्स F ऑफ 2 1 प्लस F2 एक्सटर्नल। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ, सेकंड लॉ क्या कहता है, F इजिकल टू एम में, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ, न्यूटन का सेकंड लॉ F इजिकल टू एम में बोलता है, दोनों पे लगा दो। तो फर्स्ट पार्टिकल पे लगेगा तो M1 A1 इक्वल टू वेक्टर है ये F1, और F1 और हम लिख सकते हैं M1 A1 इक्वल टू F1 की जगह ये पूरा F12 प्लस में F1 एक्सटर्नल, एंड सेकंड पार्टिकल पे M1 A2 इक्वल टू F2, F2 की जगह ये पूरा, तो M1 A2 इक्वल टू F2 की जगह F ऑफ 2 1 प्लस में F2 एक्सटर्नल। ये दोनों पार्टिकल की मास इनटू एक्सेलरेशन आ गया। अगर इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें हम, ये मान लो हमारे पास थी सेकंड और ये थी हमारी थर्ड। ऑन एडिंग सेकंड एंड थर्ड, वी गेट सेकंड इक्वेशन थर्ड साथ साथ दिखाई दे रही है ना, तो M1 A1 प्लस M2 A2, लेफ्ट साइड लेफ्ट, राइट साइड राइट, M1 A1 प्लस M2 A2 इक्वल टू F ऑफ 1 2 प्लस F1 एक्सटर्नल प्लस में ये दोनों F ऑफ 2 1 प्लस F2 एक्सटर्नल, ये ऐड कर दिया हमने। थर्ड लॉ क्या कहता है न्यूटन का, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है, F ऑफ 1 2 इक्वल टू माइनस F ऑफ 2 1, बार बार हम इसको यूज करते हैं। तो F ऑफ 1 2 और 2 1 ये इधर आएगा तो 0 हो जाएगा, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। देयरफॉर इसको मैं रफली ऐसे कैंसिल करके दिखा रहा हूं कि ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे थर्ड लॉ के वजह से, थर्ड लॉ की वजह से। तो बचा क्या है हमारे पास बचता है M1 A1 F एक्सटर्नल, अच्छा एंड और हम लिख सकते हैं F, दोनों पे जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है उसे टोटल एक्सटर्नल फोर्स F मान लेते हैं, टोटल एक्सटर्नल फोर्स F टोटल एक्सटर्नल इक्वल टू F ऑफ 1 पे जो एक्सटर्नल लग रहा है प्लस F ऑफ 2 पे जो एक्सटर्नल लग रहा है। तो देखो ये दोनों तो आपस में कैंसिल हो गए क्योंकि दोनों इक्वल एंड अपोजिट हैं, और ये इन दोनों की जगह सिर्फ एक F लिख देंगे तो बचेगा क्या, ये दोनों इक्वल टू F। तो अब हमारे पास इक्वेशन आएगी
m1 a1 प्लस में m2 a2 इक्वल टू f, ये इक्वेशन आ गई फोर्स के लिए। अब नाउ टोटल जो मास है सिस्टम का, भाई टोटल मास सारे पार्टिकल का सम, पार्टिकल कितने, दो ही हैं, तो दो का मास यानी m1 प्लस में m2 टोटल मास। और एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास की जो है वो टोटल मास की एक्सेलरेशन हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, टोटल फोर्स इसके बराबर हो जाएगा, यानी टोटल मास सेंटर ऑफ मास, जैसे और इनटू में ए सी एम, ये किसके बराबर, एफ, इसके बराबर हो जाएगा। तो इस इक्वेशन से मान लो थर्ड तक हो गया, तो ये फोर्थ और ये फिफ्थ है। फ्रॉम फोर्थ और फिफ्थ ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। कौन से दोनों इक्वल हो जाएंगे, ये वाला पोर्शन और ये इक्वल हो जाएगा। यानी पार्टिकल के अलग अलग एक्सेलरेशन टोटल सिस्टम के एक्सेलरेशन और मास के मल्टीपल के क्या हो जाएगी, बराबर। यही लिख लेते इक्वेशन, देयरफॉर m ये वाला इंटू एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास की इक्वल टू m1 a1 प्लस में m2 a2, ये हो गया। यहाँ पे a1 की वेलोसिटी जो हमने शुरू में निकाल के रखी थी, a1 की वेलोसिटी और a2 की वेलोसिटी, एक्सेलरेशन a1 की वैल्यू और a2 की वैल्यू डाल देंगे जो हमने शुरू में निकाल के रखी थी, देखना। तो हमारे पास आ जाएगा m acm इक्वल टू m1, a1 की क्या वेलोसिटी निकाली थी, डी स्क्वायर r1 अपॉन डी टी स्क्वायर, प्लस में m2, a2 की क्या निकाली थी, डी स्क्वायर r2 अपॉन डी टी स्क्वायर। ये दोनों वैल्यूज हमने डाल दी। अब इसमें से क्या करेंगे, डेरिवेटिव कॉमन ले लेंगे, डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर, बचा क्या, m1 r1 प्लस में m2 r2, किसके बराबर है ये, m इंटू ए सी एम। अगर सिर्फ हमें एक्सेलरेशन निकालनी है तो सेंटर ऑफ मास की m इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ये m इधर आके डिवाइड, डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन m, और ये हो जाएगा m1 r1 प्लस में m2 r2। अब ये तो एक्सेलरेशन हो गया। एक्सेलरेशन, अगर ये सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन है तो सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन कैसे आएगी, ध्यान से देखना। इसकी जगह जैसे सबकी एक्सेलरेशन थी, कैसे, जैसे देखो a1 पार्टिकल की एक्सेलरेशन थी डी स्क्वायर r1 अपॉन डी टी स्क्वायर, और a2 की एक्सेलरेशन थी डी स्क्वायर r2 अपॉन डी टी स्क्वायर। तो इसी तरह से ए सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन डी स्क्वायर, सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन वेक्टर है वो क्या है, आर सी एम अपॉन डी टी स्क्वायर। तो ये वाली वैल्यू मैं यहां इसकी जगह यूज कर लूंगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास डी स्क्वायर आर सी एम अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन एम वन अपॉन एम, और ये हो जाएगा अंदर डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर और m1 r1 प्लस में m2 r2। अच्छा देखना एक चीज, यहाँ पे रेड पेन से लिखवा रहा हूं मैं, m क्या था, m था m1 प्लस m2, तो ये अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर डिवाइड में चला जाएगा। तो सीन क्या हो जाएगा, दोबारा m को अंदर ले गए तो डी स्क्वायर आर सी एम अपॉन में डी टी स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर m1 r1 प्लस में m2 r2 अपॉन m1 प्लस में m2 अपॉन डी टी स्क्वायर, ये आ गया। अब दोनों तरफ से हम मान लो इंटीग्रेट कर दें, डिफरेंशिएशन डी टी स्क्वायर, ये वाले पोर्शन इंटीग्रेट कर दें तो ये गायब हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, सिंपल आर सी एम इक्वल टू m1 r1 प्लस में m2 r2 अपॉन में m1 प्लस में m2। तो ये सेंटर ऑफ मास के लिए हमारा डेरिवेटिव हो गया पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये जैसे हमने 2 डायमेंशन के लिए x और y की वैल्यू थी, तो कार्टेशियन जब कोऑर्डिनेट निकालेंगे 3 डायमेंशन, तो ऐसे ही z की वैल्यू और लिख देंगे। तो z कैसे आएगा, z ऑफ सी एम
m1 z1 प्लस में m2 z2 अपॉन m1 प्लस में m2। तो ये कार्टेशियन प्लेन में आ जाएगा 3 डायमेंशन के। 4 n पार्टिकल या n पार्टिकल ऐसे लिख देते हैं, n पार्टिकल्स। RCM कितना हो जाएगा? RCM हो जाएगा समेशन ऑफ, जैसे m1 r1 m2 r2, तो ये डॉट 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 करते करते कहां तक? n तक चला जाएगा। जनरली तो हम लिखेंगे m1 r1 प्लस में m2 r2 प्लस में डॉट 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 mn rn अपॉन में m1 प्लस m2 प्लस डॉट 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 mn, ऐसे लिखेंगे। लेकिन इसको शॉर्टकट में क्या लिखेंगे? समेशन ऑफ m और नीचे i लिख देते हैं, r i लिख देते हैं, अपॉन में m i लिख देते हैं, और i की वैल्यू कहां से? 1 से लेके n तक। तो इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। क्वेश्चन शो दैट इन द absence of any external force, the velocity of the center of mass remains constant। मान लो देखो सॉल्यूशन F टोटल जो लग रहा है अभी अभी हमने किया इजिकल टू m टोटल मास, और एक्सेलरेशन ये सेंटर ऑफ मास की है, अभी अभी हमने किया। इफ जो F टोटल है वो 0 हो जाए तो m में क्या हो जाएगा? देयरफॉर ये भी 0 हो जाएगा। तो मास तो कभी 0 हो नहीं सकता, मास नेवर भी 0। तो एक्सेलरेशन 0 होगा। एक्सेलरेशन कब 0 होगा? जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विद dt इक्वल टू 0। तो इसमें टाइम तो 0 हो नहीं सकता, तो इसका मतलब क्या है? देयरफॉर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास वो कांस्टेंट होगी। क्या होगी? चेंज। इसमें जो चेंज है वो 0 है, इसका मतलब है चेंज 0। तो चेंज 0 कब होता है? जब जिसमें चेंज निकाल रहे हैं वो कांस्टेंट हो, VCM कांस्टेंट हो। प्रूव, यही हमें प्रूव करना था कि अगर फोर्स 0 है तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। क्लियर हुआ? शो दैट टोटल मूवमेंट लीनियर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज कंजर्व्ड इन एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स। आपको क्या शो करना है नेक्स्ट में? लीनियर मोमेंटम, टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल इज कंजर्व्ड इफ जो एक्सटर्नल फोर्स है, एनी एक्सटर्नल फोर्स, इफ F एक्सटर्नल टोटल 0 हो जाए। अगर टोटल एक्सटर्नल फोर्स 0 हो जाए तो आपको शो करना लीनियर मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहेगा। तो देखो सॉल्यूशन देखना, F एक्सटर्नल आपने क्या ले लिया? 0 ले लिया। F एक्सटर्नल 0, F एक्सटर्नल क्या था? सारे पार्टिकल का के ऊपर जो फोर्स था 1 पे, 2 पे, 3 पे, करते करते n पे, तो इन सब का फोर्स 0 हो गया। फोर्स का क्या फॉर्मूला है? m1 a1 प्लस में m2 a2 प्लस डॉट 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 mn an इक्वल टू 0। एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला है? m1 एक्सेलरेशन d v1 अपॉन में dt प्लस m2 d v2 अपॉन में dt प्लस डॉट 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 mn d an
अपॉन में डी टी इक्वल टू 0। सारी डेरिवेटिव को एक साथ लिख सकते हैं, यानी हम लिख सकते हैं डी ऑफ डी टी किसका, अंदर ले बाकी सबको, m1v1 प्लस में m2v2 प्लस में mn an, सो a की जगह vn इक्वल टू 0। जब इसमें पहले जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि वेलोसिटी में चेंज 0 है, वेलोसिटी में चेंज 0 है, तो इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो देखो इसमें जो चेंज है वो 0 है, देयरफॉर ये कांस्टेंट है। m1v1 प्लस m2v2 प्लस डॉट 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 mn इज कांस्टेंट। ये क्या आपका कांस्टेंट है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, यही तो कहता है। तो ये P1 प्लस P2 प्लस डॉट 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 प्लस Pn, ये क्या है, कांस्टेंट। और टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम P, टोटल मोमेंटम इज कांस्टेंट, इज कांस्टेंट। आसान है। फोर्स 0, एक ही लाइन पढ़ो, सारा मत पढ़ो। F0 ma 0, एक ही जगह वेलोसिटी ये 0, यानी mv कांस्टेंट बिल्कुल ऊपर वाला। सिर्फ क्या किया हमने, मास को साथ रखा, मास को अलग नहीं किया, मास को साथ रखा ऊपर वाले में ही, और एक पार्टिकल की जगह n पार्टिकल का शो कर दिया डॉट डॉट डॉट। तो जैसे ऊपर v कांस्टेंट था, यहाँ m1v1 कांस्टेंट है, वो क्या है, मोमेंटम, यानी टोटल मोमेंटम कांस्टेंट है। क्वेश्चन देखना, 3 masses 3, 4 and 5 kilogram are located at the corners of an equilateral triangle, of an equilateral triangle of side 1 meter, locate the center of mass of the system, locate the center of mass of the system। तो सॉल्यूशन देखो, ट्रायंगल बना लो, का इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल इस तरह से तुमने ये बना लिया, ये 1 है, यहां से लेके 1, ये पॉइंट मान लो O, थ्री मास 3 किलोग्राम, 4 किलोग्राम, 5 किलोग्राम इस पे प्रेजेंट है। ये m1 ले लो आप, इसे m2 ले लो, और इसे आप m3 ले लो। इस पे x की वैल्यू क्या होगी, ये 0.5 है, यहाँ पे 1/2 ले सकते हैं, तो यहाँ पे x की वैल्यू 1/2, y की वैल्यू यानी ये परपेंडिकुलर। अब ये कितना होगा, इसे सोल्व कर लो। देखो ये पॉइंट हम A ले लेते हैं, ये पॉइंट हम B ले लेते हैं, और ये O, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया अब आपके पास। ठीक है, तो हम इसमें सीधा सीधा हमें क्या निकालना है, AB निकालना है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे इन ट्रायंगल OAB, राइट एंगल ट्रायंगल OAB, बाय पाइथागोरस थ्योरम OB स्क्वायर इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। वैल्यू पुट कर दो, OB 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तीनों साइड 1 थी, तो 1 का स्क्वायर इक्वल टू OA 1/2 स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, AB निकालना है हमें, तो 1 माइनस ये इधर आएगा 1/4 इक्वल टू AB स्क्वायर, एलसीएम 3/4, तो AB इज इक्वल टू √3/2। तो यहाँ पे AB हाइट कितनी है, ये पॉइंट आ जाएगा √3/2, तो ये y की वैल्यू आ गई √3/2, ये B पॉइंट आ गया। क्लियर है।
अब हमें क्या करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास कहीं भी हो सकता है, कहीं भी, तो वहां पे एक्स की क्या वैल्यू होगी, एक्स का क्या फॉर्मूला है, m1 x1 प्लस में m2 x2 प्लस में m3 x3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। तो इसके पॉइंट आ गए, इसके पॉइंट क्या है, 0 और 0 है, इसके पॉइंट क्या है, यहां से यहां तक 1 और 0, 1 और 0। तो एक तरह से ये आपके पास x1 y1, ये आपके पास x2 या 2, हाँ m2 है तो x2 और y2, और ये आपके पास x3 और y3 आ गए। मास दे ही रखा है, यहाँ पे मास मान लो 3 है, यहाँ पे मास आपके पास 4 है, और यहाँ पे मास क्या आपका 5 है। तो आप m1 यानी 3, x1 0 प्लस m2 4, x2 1, m3 5, x3 1/2 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस यानी 3 प्लस 4 प्लस 5। सोल्व कर लेंगे इसे, तो इसे सोल्व करके ये 0 4 प्लस 5/2 यानी 2.5 अपॉन 8 और नीचे 12 7.5 अपॉन 12, तो 6.5 अपॉन 12 कैंसिल करेंगे अगर पॉइंट में, तो ये आ जाएगा आपके पास 60, 12 5 या 60, 48 20 और अप्रोक्स 0.54 मीटर। ये एक्स की वैल्यू आ गई, 1 मीटर का था ना, तो ये इतने मीटर पे एक्स की वैल्यू है, यानी यहाँ पे कहीं पे ऊपर जाएगा। वाई की वैल्यू निकालेंगे इसी तरह से, वाई इक्वल टू m1 y1 m2 y2 m3 y3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। वैल्यू रख दें, m1 3 y1 0, m2 4 y2 फिर 0, m3 5 y3 √3 अपॉन 2 अपॉन 3 प्लस 4 प्लस 5। तो ऊपर 5 √3 अपॉन 2, तो 5 √3 अपॉन 2 और अपॉन में नीचे 12, तो अपॉन 1, तो इसे सॉल्व करेंगे 5 √3 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 1/12, तो ये हो जाएगा 5 √3 अपॉन 24। तो सही मेथड तो ये है कि √3 की वैल्यू लगाओ और इसे कैंसिल करके वैल्यू निकाल लो, अदरवाइज ये आपकी वैल्यू होगी। तो एक्स और वाई की वैल्यू आ गई। सेंटर ऑफ मास आपका आ गया था 0.54, 5 √3 अपॉन 24। ये आपका सेंटर ऑफ मास की लोकेशन आ गई। क्लियर है? क्वेश्चन, 2 पार्टिकल्स ऑफ मास, 2 पार्टिकल है, एक मास हो गया आपका 100 ग्राम एंड दूसरे पार्टिकल का मास हो गया आपके पास 300 ग्राम। एट गिवन टाइम हैव पोजीशन, तो एक की पोजीशन यानी R1 एक के लिए हो गया आपके पास 2 आयोटा प्लस 5 j कैप प्लस 13 k कैप, और दूसरे के लिए हो गया आपके पास R2 इक्वल टू, R2 की वैल्यू है आपके पास -6 I कैप प्लस 4 j कैप माइनस 2 k कैप। एंड वेलोसिटीज, v1 की वैल्यू आपको दे दी 10 I कैप माइनस 7 j कैप माइनस 3 k कैप, और v2 की वैल्यू आपको दे दी, ये वेक्टर है ना तो वेक्टर के साइन लगा दो, v2 की वैल्यू दी है 7 I कैप माइनस 9 j कैप प्लस 6 k कैप मीटर पर सेकेंड। डिटरमाइन द इंस्टेंटेनियस पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। आपको क्या फाइंड आउट करना है? इंस्टेंटेनियस पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ CM, सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करना है। तो देखो m1 दे दिया, r1 दे दिया, m2 दे दिया, r1 r2 v1 v2। सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या है? जो लीनियर वेक्टर्स में सेम उसी तरह से RCM इज इक्वल टू m1 r1 प्लस में m2 r2 अपॉन m1 प्लस में m2 था।
वैल्यू पुट कर दो। m1 की जगह 100 ग्राम SI यूनिट लिखेंगे, तो SI यूनिट में 100 ग्राम कितना हो जाएगा अपॉन 1000 यानी 0.1 किलोग्राम, और m2 0.3 किलोग्राम, ये m2 की वैल्यू होगी। तो m1 की जगह 0.1, r1 ये पूरा 2i कैप प्लस 5j कैप प्लस 3k कैप प्लस m2 ये ऊपर वाला 0.3 और r2 माइनस 6i कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप, ये हो गया अपॉन 13k कैप है अपॉन आर m1 प्लस m2 यानी 0.1 प्लस में 0.3। सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 0.2 और 0.2 0.2 i कैप और माइनस 18 i कैप, फिर j से मल्टीप्लाई प्लस 0.5j कैप, 4 3 जा 12, ये 1.8 रहेगा बेटा 1.8। तो 6 3 जा 18, एक पॉइंट है ना यहाँ पे, तो अब 3 से ये j से कर लिया, यहाँ भी j से कर लो 12, तो 1.2j कैप, फिर इसको इससे 1.3k कैप 1.3k कैप, और ये फिर माइनस 3 2 जा 6 0.6k कैप अपॉन 0.4। तो सिंप्लीफाई करते हैं, वैसे पॉइंट हटा सकते थे एलसीएम लेके सबके एक साथ ही गायब कर देते, ये पॉइंट का चक्कर ही खत्म। ये 0.4 था, 0.10 था, ये 1/10 3/10, ये 1/10 1/10, एलसीएम लेते खत्म हो जाता है, सारे पॉइंट गायब हो जाते। तो ये हो जाता 2 माइनस 18, तो ये माइनस 16, पॉइंट अभी हटा देते, पॉइंट 10 है ना, सबके पॉइंट गायब कर देते हैं। 16 i कैप, एक एक डिजिट के बाद है सब में, ऊपर भी नीचे भी, न्यूमरेटर में भी, तो ऊपर नीचे से कैंसिल कर लेंगे। और j कैप 15 प्लस 12 प्लस 5 17 j कैप, और 13 माइनस 6 7 प्लस 7 k कैप अपॉन 4। अगर यहाँ पॉइंट होता है, यहाँ पॉइंट कॉमन, 10 से 10 कैंसिल कर लेते बेटा। ये मीटर, ये क्या है पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास। इस अब वेलोसिटीज हमें मालूम है, तो वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ये तो इंस्टेंटेनियस पोजीशन होगी। अब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, या आप m1 v1 प्लस में m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2। तो इसमें ऊपर जो v1 की वेलोसिटी है, v2 की वेलोसिटी वो डालनी है और बिल्कुल इसी तरह से सोल्व करना है। तो ये आपको सेल्फ खुद ही करना है, ठीक है।